हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला लेसन। इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कि यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि जैसे जो मोनो हेलो एल्केन है उसको बनाने की विधि, यानी कि जो मोनो हेलो एल्केन होता है उसको कैसे बनाया जाता है उसको बनाने की विधि हम लोग वहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, फिलहाल वो सब खत्म हो गया, यानी कि जो मोनो हेलो एल्केन है उसको बनाने की विधि जो है उसको हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आगे जो आपको पढ़ना है कि मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ना है, ठीक ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है कि जो मोनो हेलो एल्केन है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकी इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो इसका बारी बारी से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए हम आपको बार बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि जब भी आप क्लास को अटेंड करिए तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए ताकि नोट्स आप साथ साथ बनाते चलें। और ये नोट्स आपका बहुत काम देने वाला है एग्जाम के लिए, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से भी, और आगे अगर कोई कोई आप कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जैसे नीट उट का एग्जाम देते हैं, जेई का देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये नोट्स आपका काम में आ जाएगा। तो आपको जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगें जो होती है वहाँ पर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये नोट्स रखे रहेंगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है भौतिक गुण पढ़ना है, वो भी मोनो हेलो एल्केन का। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेडिंग लगाएंगे क्या, मोनो हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। क्या है, मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ऑफ मोनो हेलो एल्केन। क्लियर, तो पहले हम लोग हेलो एल्केन ही पढ़ रहे हैं। जब हम लोग हेलो एल्केन को कवर कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग चलेंगे हेलो एरीन पर। क्योंकि देखिए आपका लेसन जो है, लेसन का नाम ही आपका है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन है। तो पहले हम लोग कवर करेंगे हेलो एल्केन को, तब उसके बाद हम लोग कवर करेंगे हेलो एरीन को। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कि मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण, यानी कि जो मोनो हेलो एल्केन होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसकी भौतिक गुण क्या होती है। यानी कहने का मतलब वो जल में विलेय होता है कि नहीं विलेय होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसकी गंध कैसे होती है, उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि भौतिक गुण में। क्लियर, तो सबसे पहले जो भौतिक गुण इसकी है कि अवस्था। अवस्था क्या, अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। यानी कि यह जो आपका मोनो हेलो एल्केन है यह किस अवस्था में होगा। अब आप बोलेंगे अवस्था का क्या मतलब होता है। देखिए जो कोई भी पदार्थ होता है, यानी कि जैसे जल है आपका, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अवस्था देखिए आपका तीन ही होती है। कितनी होती है, तीन होती है, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। जैसे जो जल है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है जैसे आपका बर्फ है, उसके बाद द्रव में भी पाया जाता है पानी, जो कि आप क्या करते हैं डेली लाइफ में पीते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका गैस है, जैसे अगर आपको क्या करेंगे, हीट कर देंगे पानी को, लिक्विड को, यानी कि जो आपका जल है, पानी है, उसको आप हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, यानी कि गैस में यह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है। तो ये जो आपका मोनो हेलो एल्केन है इसकी अवस्था क्या होती है, यानी कि ये ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है। क्लियर, चलिए देखिए ये जो आपका मोनो हेलो एल्केन है इसके शुरुआती के कुछ हेलो एल्केन, जैसे अगर हम बात करें CH3 ले लें, CH3Cl ले लें, C2H5Br ले लें, CH3Br ले लें, तो ये सब जो होते हैं ये गैसीय अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि CH3Cl C2H5Br CH3Br गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे अगर हम बात करें
कि यानी कि जैसे एक कार्बन या दो कार्बन वाला ज्यादा से ज्यादा या बहुत ले सकते हैं, हद्दी हद्दा आप यानी कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं तो 4 कार्बन तक देख सकते हैं। 4 कार्बन वाला यहाँ पे कोई परमाणु रहेगा, कोई हेलोएल्केन रहेगा, वह गैसीय अवस्था में उपस्थित हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब आप जाएंगे, उसके बाद आपका कार्बन 18 तक, कितना तक? कार्बन 18 तक। अगर हम कार्बन 18 की बात करें कि जैसे देखिए आपका हो जाएगा C18H, कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 और 1 37, और यहाँ पे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया। अब इसके नीचे के जो हेलोएल्केन होंगे, मोनो हेलोएल्केन, वो आपका किसमें अवस्थित, यानी किसमें उपस्थित रहेंगे? द्रव अवस्था में उपस्थित रहेंगे। इसमें द्रव अवस्था में उपस्थित रहेंगे। पहले तो आपने क्या देखा, इसके जो शुरुआती के जो कुछ मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जैसे शुरुआती के कुछ जो हेलोएल्केन है वो आपका किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद के जो तत्व होते हैं, यानी इसके बाद के जो परमाणु होते हैं, हेलोएल्केन होते हैं, मोनो हेलोएल्केन होते हैं, वो आपका कहाँ तक? कार्बन 18 तक। इससे नीचे के जो तत्व होते हैं वो किस अवस्था में उपस्थित होते हैं? द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक ना? तो आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे के तत्व, इसके आगे के हेलोएल्केन, ऐसा लिखेंगे। इसके आगे के हेलोएल्केन, हेलोएल्केन द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गई बात, जैसे अगर शुरुआत के कुछ इसके हेलोएल्केन है तब वह किस अवस्था में उपस्थित रहेंगे? गैसीय अवस्था में उपस्थित रहेंगे। वहीं अगर उसके आगे हम चले जाएं, जैसे अगर आपको 7 कार्बन 8 कार्बन वाला कोई हेलोएल्केन मिल रहा है तब वह किस अवस्था में आपको मिलेगा? द्रव अवस्था में मिलेगा। वहीं उसके आगे जैसे C18 हो गया, यानी C18 हो गया, इसके आगे के जितने भी आपका हेलोएल्केन बनेंगे, जितने भी हेलोएल्केन मिलेंगे, वो आपका ठोस अवस्था में उपस्थित होंगे। किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये सब क्या होंगे? उपस्थित होंगे। क्लियर? तो इसके आगे यानी कि कार्बन 18 से आगे के मोनो हेलोएल्केन ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। क्लियर? इतनी बात हो गई आपका। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए अवस्था का मतलब जैसे या ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो इसके शुरुआती के कुछ जो हेलोएल्केन है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद के जो हेलोएल्केन होते हैं वह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? जैसे कार्बन 18 से नीचे यानी कार्बन 17 तक के जो हेलोएल्केन होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद इसके आगे यानी कि जैसे ही कार्बन 18 आया उसके आगे के जो जितने भी आपका हेलोएल्केन मिलेंगे, मोनो हेलोएल्केन मिलेंगे, वो सब कहाँ पे उपस्थित, यानी किस रूप में उपस्थित रहेंगे? किस अवस्था में उपस्थित रहेंगे? ठोस अवस्था में उपस्थित होंगे। क्लियर? ये तो हो गई अवस्था की बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्मेल इसकी क्या होगी, यानी कि गंध, इसकी गंध क्या होगी, यानी कि स्मेल इसकी क्या होगी। क्लियर ना? इसकी स्मेल क्या होगी। ठीक है? स्मेल बोले तो क्या? ऑर्डर, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्या? गंध को आप ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है? यानी कि यह किस ऑर्डर में, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका गंध क्या है, यानी कि यह सूंघने में कैसा है। ठीक? तो देखिए इसका जो गंध होता है, हालांकि जितने भी मोनो हेलोएल्केन है वो गंधहीन होते हैं। क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं, यानी कि कोई भी गंध इसमें नहीं दिखाई देता, यानी कि कोई भी गंध आपको यानी कि इसमें से मिलता नहीं है। लेकिन कुछ कंपाउंड की बात की जाए, जैसे आपका ब्रोमीन हो गया या क्लोरीन हो गया। ब्रोमीन और क्लोरीन आपका मीठी गंध वाली होते हैं, मीठी गंध वाला द्रव होते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि यह किस अवस्था, यानी कहने मतलब इसका जो गंध होता है वह कैसा होता है। ठीक? यानी कि शुद्ध अवस्था में, अगर यह शुद्ध अवस्था में रहेंगे,
शुद्ध अवस्था में ये गंधहीन होते हैं, ये गंधहीन होते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं, परंतु ब्रोमीन आयोडीन मीठी गंध वाला होता है। परंतु ये जो आपका आयोडीन होता है, यानी आयोडीन का अगर कोई मोनोहैलो एल्केन बना है, यानी कि जिसको आप बोल दें मेथिल आयोडाइड या ब्रोमीन यानी कि एथिल आयोडाइड, तो ये सब यानी कि ये जो होते हैं इनमें थोड़ी सी मीठी गंध होती है। मीठी गंध का मतलब जैसे अगरबत्ती सूंघे है ना, अगरबत्ती सूंघने पे जैसे मीठी गंध टाइप में आती है ना, तो वैसे आपका ये है, इसमें आपकी मीठी गंध उपस्थित होती है। और अगर जो हैलो एल्केन है वो अगर प्योर फॉर्म में है यानी कि शुद्ध अवस्था में है तो वो गंधहीन होते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका अवस्था के बारे में आपने देखा और गंध के बारे में देखा। अब रंग के बारे में देखना है। अब देखना है कि रंग के बारे में देखना है, यानी कलर इसमें कैसा होता है, ये कलर शो करते हैं कि नहीं शो, यानी इसमें जो कलर होता है वो कैसा होता है। ठीक, अब देखेंगे अगली रंग बोले तो क्या, कलर। ठीक, यानी कि इसका कलर कैसा होता है। तो देखिए, हालांकि ये जो मोनोहैलो एल्केन है ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता। जैसे आपका पानी हो गया, पानी का कोई रंग होता है? नहीं होता है। पानी आपका कैसा होता है? रंगहीन होता है। उसी तरीके से ये जो मोनोहैलो एल्केन है ये भी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। परंतु कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे अगर आपको बात किया जाए ब्रोमीन की और आयोडीन की, किसकी? ब्रोमीन की और आयोडीन की, अगर इस पर सूर्य का प्रकाश डाला जाए, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर कोई कंपाउंड है, हैलो एल्केन है, उस पर अगर सूर्य का प्रकाश यानी कि डाला जाए तब वह प्रकाश को यानी कि शो करने लगते हैं। अन्यथा इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, यानी कहने का मतलब है यह कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल आयोडीन और ब्रोमीन को छोड़ करके वो भी सूर्य के प्रकाश में ही ये सब क्या करते हैं? कलर को शो करते हैं। कौन कौन? ब्रोमीन हो जाएगा और आपका आयोडीन हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसका कलर रंग कैसा होता है। सामान्यतः ये सभी रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एवं आयोडीन को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये रंग प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी कि ये रंग प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब रंग में सामान्यतः ये सभी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, यानी इनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे आपका ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, इसके जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यह कलर को शो करने लगेंगे, यानी कि कलर दिखाने लगेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए अब अगली टॉपिक पे आते हैं। पहला आपने क्या देखा? अवस्था देखा। उसके बाद दूसरा आपने क्या देखा? ऑर्डर देखा, यानी कि गंध देखा। और तीसरा आपका क्या है? रंग हो गया। अब अगली हेडिंग डालेंगे, यानी कि अगली जो टॉपिक आप देखेंगे इसका भौतिक परिवर्तन में, भौतिक गुण में आपका हो जाएगा विलेयता। क्या? विलेयता, यानी कि इसकी जो विलेयता है, विलेयता बोले तो सॉल्युबिलिटी, यानी कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि यह किस में घुलता है और किस में नहीं घुलता है, या किस में घुलता है और किस में नहीं घुलता है। अगर इसकी प्रकृति देखें, जैसे देखिए हम CH3 का एग्जांपल ले लें। ये देखिए CH3 है और यहाँ पे चलिए CH3 को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे हम लगा दिए Cl।
अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रकृति को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। क्योंकि यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेता है, जो हाइड्रोजन होता है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, यानी कि खींच लेता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल जानते हैं, पोल्स बन जाते हैं, यानी कि पोल्स मतलब ध्रुव बन जाते हैं। ये सब क्या, यानी कि ये क्या है, ध्रुवीय है। और आप ये जानते हैं कि जो ध्रुवीय होते हैं वे ध्रुवीय में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, यानी कि ध्रुवीय में वो क्या करते हैं, घुलते हैं। क्या करते हैं, ध्रुवीय में घुलते हैं। यानी कि एक कहावत है, अपना अपने को ही डुबाता है, अपना अपने को ही डुबाता है। यानी कहने का मतलब जो ध्रुवी होगा वो ध्रुवी में घुलेगा, विलेय होगा, और जो अध्रुवी होगा वो अध्रुवी में ही विलेय होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक अगर आप देखेंगे, उसमें 100% है आपका अपवाद मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 100% है उसमें आपका अपवाद एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि हर एक टॉपिक में इसमें आपका एक्सेप्शन भरा हुआ है, अपवाद भरा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद को आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो चलिए देखिए, अब आप बोलेंगे इसमें आपका ध्रुवी है, या ध्रुवी है तो जाहिर सी बात है जल में घुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए ये आपका ध्रुवी तो हो गया, ध्रुवी तो हो गया, और आप जानते हैं जैसे H2O है, H2O में भी ध्रुवी गुण पाया जाता है। जो आपका जल है, जल में भी ध्रुवी गुण पाया जाता है। लेकिन जो वस्तुएं, यानी कि जो कंपाउंड, जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट यही है, क्या है कि जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है वही पदार्थ जल में घुलता है, अन्यथा दूसरा पदार्थ जल में घुलता नहीं है। इसमें देख रहे हैं आप, ये ध्रुवीय है लेकिन जल में नहीं घुल रहा है। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं बन रहा है। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है उसको यहाँ पे देख लीजिए। पहले देखिए हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं। जैसे देखिए FO और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से अगर हम बात की जाए, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। ये सबसे बड़े चोर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे बड़े चोर माने जाते हैं, डाकू माने जाते हैं। जैसे शोले फिल्म में है ना आपका वो डाकू, क्या नाम है उसका, चलिए जो भी नाम होगा, ठीक है। तो ये सब यानी कि ये सब क्या है, डाकू है, यानी कि सबसे बड़े चोर हैं। अब चोर का मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे चोर हम, यानी कि हम लोग को चोर बना रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को चोर नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। चोर का मतलब क्या होता है, चोरी करना, यानी कि वो क्या करता है, चोरी करता है। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये भी क्या करता है, चोरी करता है। लेकिन किसकी चोरी करता है? आप लोग चोरी करते हैं, यानी कि जो आपका डाकू होते हैं वो सब चोरी किसकी करते हैं, पैसे की करते हैं, ठीक ना, या फिर और सबका, यानी कि पैसे की करते हैं, यानी कि ज्वेलरी की चोरी करते हैं, सब करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसकी चोरी करता है, इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। देखिए ये केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन को लेकर के ही हरकत होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत होगी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो तुरंत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ही खेला है पूरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इस पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, चुरा लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चोरी ये करता है। और इसमें से तीनों में से सबसे बड़ा जो चोर है, जो शातिर चोर है, वो आपका कौन है, फ्लोरीन है। साइड से इलेक्ट्रॉन कब खींच लिया उसी को पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा चोर है। और ये जो आपका फ्लोरीन है वो, यानी कि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये भी आपका चोर ही है, डाकू ही है। लेकिन फ्लोरीन से चोरी करने में कम माहिर है। फ्लोरीन से कम माहिर आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद उससे कम आपका कौन है, नाइट्रोजन है। इसको आप फोन से याद कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि फोन आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का आपका तरीका है, ठीक है। तो देखिए ये फ्लोरीन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर पूरे एक यानी पीरियाडिक टेबल में बात की जाए तो अगर कोई किसी तत्व की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है तो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। इसीलिए तो बोला जा रहा है सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा डाकू है, यानी कहने मतलब इलेक्ट्रॉन को चोरी करना। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है आपका ऑक्सीजन आता है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है लेकिन फ्लोरीन से कम होती है। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। उसके बाद फिर आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। ये सब अभी क्या कर रहे हैं, इस सब के अंडर में अभी ये सब चोरी करना सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े चोर ये सब नहीं है। तो सबसे बड़े चोर यही है, तीनों है। देखिए अब इससे अगर हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ दें डायरेक्ट, यहाँ पे अगर क्या हो जाए डायरेक्ट हम इन सब के क्या कर दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, अब यहाँ पे जो बंध बनेगा उस आबंध का नाम दे दिया जाता है कौन सा, हाइड्रोजन आबंध नाम दे दिया जाता है। कौन सा आबंध, हाइड्रोजन आबंध। क्लियर हुआ। यानी कि जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ता है, तो वहां पे जो आबंध बनता है उस आबंध को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन आबंध बोला जाता है। क्लियर। तो फिर से सुन लीजिए, जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, उसमें से आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेगा, वो यदि किसी हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ते हैं, तब वहां पे जो आबंध बनता है उस आबंध को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसको डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है इसको, डॉटेड लाइन द्वारा, ठीक है ना। इसको ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा दिखा दिया जाता है, जिससे आपका पता चलता है, मालूम चलता है कि ये आपका कौन सा आबंध बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध बना हुआ है। क्लियर। चलिए अब आइए अपने टॉपिक पर। देखिए हाइड्रोजन जो होगा वो डायरेक्ट फ्लोरीन से जुड़ेगा, या हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ेगा, या हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तब वहां पे कौन सा आबंध बनेगा, हाइड्रोजन आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा, हाइड्रोजन आबंध। यहाँ पे देखिए आपका तीन ही आपका रहना चाहिए, फ्लोरीन या तो रहे, या तो ऑक्सीजन है, या तो नाइट्रोजन रहे। अब जरा चेक करिए, ये तो मान लीजिए आपका निकल गया Cl, Cl जब निकलेगा तो ये नहीं, तो मान लीजिए यहीं पे हो गया, और देखिए ऑक्सीजन आपका हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देखिए ये आपका जल हो गया, H2O हो गया। अब यह क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। यह डायरेक्ट यहाँ पे ना तो फ्लोरीन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो नाइट्रोजन ही है, तो यह इससे डायरेक्ट अटैच नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट अटैच नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा। हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा तो भैया वो जल में ना घुले, वो बोली भैया हमारे तुम्हारे पास जल, यानी कि हमारे पास तुम्हें आने की जरूरत ना हो। क्लियर। यानी कि हमारे पास आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप हमारी कैटेगरी का नहीं है, आप हमारी कैटेगरी का नहीं है। जिसको हम चाहते हैं वो हमारे पास आए, यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध बनाए वही जल बोलता है हमारे पास आए, अन्यथा दूसरा को क्या कर देता है, वो लात मार देता है। यानी कि वो क्या कर देता है, उसको लात मार देता है कि भागो बे, हमारे पास तुमको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे पास यानी कि हमारे साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये सभी क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। रीजन क्या है, हमने रीजन आपको समझा दिया। चूंकि रीजन क्या है, हाइड्रोजन आबंध है, यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है, जिसके कारण यह जल में अविलेय होता है। क्लियर। देखिए तो लिख लीजिए इसको, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण ये जल में अविलेय होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण ये जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते। तो भैया ये घुलते किसमें है, जल तो मान लीजिए खत्म हो गया, बात जल की बात हो गई कि जल में या घुलेगा कि नहीं घुलेगा, लेकिन ये किसी में तो घुलेगा, या किसी में तो यानी कि कोई तो होगा इसको बुलाएगा कि आओ भाई हमारे पास आओ, हमारे अंदर घुल जाओ, हमारे अंदर मिल जाओ। होगा ना ऐसा कोई कहने वाला, कौन होगा। देखिए लेकिन ईथर CCl4 में
या एल्कोहल भी आपका हो जाएगा। एल्कोहल में ये विलेय होते हैं, ये विलेय होते, क्लियर। तो या ईथर में आपका घुल जाएगा, यानी कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसमें घुल जाएगा। एल्कोहल में भी ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यानी कि अगर इस सबको देखें, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं ये जो आपका हैलोएल्केन होता है, वो हैलोएल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है। यानी कि इट इज, जो आपका हैलोएल्केन होता है, मोनोहैलोएल्केन, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। हिंदी में बात करें तो यानी कि जो आपका हैलोएल्केन है वह जल में अघुलनशील है, जबकि कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी कि ये घुल जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने देख लिया, पहला अवस्था देखा था, उसके बाद रंग देखा था, उसके बाद गंध देखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देख लिया, इसकी विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, या किसमें घुलता है किसमें नहीं घुलता है। क्लियर। चलिए अगली टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक आपका हो जाएगा इसका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कब घटता है कब बढ़ता है, या किसका घटता है किसका बढ़ता है, ठीक है। इसको, और अगर घटता है बढ़ता है तो क्यों घटता है बढ़ता है, इसी को हमको यहाँ पे अब देखना है। तो देखिए, पहले तो आपको जान लेना चाहिए गलनांक और क्वथनांक होता क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक, गलनांक अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो गलनांक और क्वथनांक तो आप लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9 से क्या, आप शुरू से ही जैसे करेंगे, मतलब 5, 6, 7, 8 से हमको लग रहा है कि 6 से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे आप लोग। गलनांक और क्वथनांक होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, सब आपको बताएंगे। बस केवल आपको पढ़ने, यानी कि आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जितने पढ़ेंगे आप, जितने मेहनत करेंगे, उतना ही आप चमकेंगे, उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। क्लियर ना। तो पढ़ते रहिए, ठीक। तो चलिए देखिए, तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। पहले तो हम लोग गलनांक सीख लेते हैं, गलनांक क्या होता है। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो पानी होता है वह पानी तीनों अवस्था में मिलता है हमको, यानी कि जो आपका जल होता है, लिक्विड होता है, वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम जल की यहाँ पे 3 अवस्था लिख रहे हैं, ये ठोस अवस्था है, यह द्रव अवस्था है, और यह गैस अवस्था है। यानी कि यह गैसीय अवस्था है, यह द्रव अवस्था है, और यह ठोस अवस्था है। क्लियर। चलिए अब देखिए, ठोस जैसे एक क्या है आपका, बर्फ है। क्या है, बर्फ है। तो भैया बर्फ के जब पानी बनावे खोई, बर्फ के जब पानी बनावे खोई तो का कहिए, ये तो आप लोग देखते हुए हैं, यानी आप लोग देखते होंगे कि जैसे बर्फ है, तो बर्फ को अगर हमको पानी में परिवर्तित करना है, यानी कि बर्फवा को अगर हमको पनिया बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। या तो देखिए, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि जब बर्फ लेके आते हैं तो बर्फ देखते हैं कि बहुत जल्दी पिघलती है, बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो क्यों पिघलती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताप जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर वहीं अगर आप उसको जल्दी से
पिघला देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको आप गरम करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे, उसको गरम करेंगे। तो जब आप गरम कर देते हैं तब वह किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो बर्फवा है, बर्फवा को जब आप गरम करते हैं तो पनिया में चेंज हो जाता है। पनिया में चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, आप उसको गरम करेंगे। गरम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। अब वो भले आप चाहे जिससे ताप दें, स्टोव से दें या चूल्हा पे रख करके नीचे से लकड़ी जलाएं, ठीक है। यानी चाहे जिस देने का माध्यम, जो टेम्परेचर देने का माध्यम वो आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिलेगा उसको टेम्परेचर वही मिलेगा, यानी कि वो तपवई मिलेगा, तभी जो है वो आपका क्या होगा, मेल्ट होगा, यानी कि गलेगा, पिघलेगा। तो यहाँ पे जो हम ताप लगाते हैं उसी ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। यानी जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है उस ताप को, उस वस्तु का क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक। उसके बाद जो द्रव से गैस अवस्था में जो परिवर्तित करने के लिए जो ताप लगेगा, अब उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जब वह पानी में परिवर्तित हो गया तो पानी को अगर आपको गैस में, भाप में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, नीचे से फिर से उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे और ज्यादा ताप उस पर लगा देंगे तो वह जाकर के वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जो ताप लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर। ये सब तो कक्षा 9 की क्लास है, यानी कि कक्षा 9 की टॉपिक है। ये सब आप लोग तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे तो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया, इस पे बता दिया कि क्या होता है गलनांक और क्या होता है क्वथनांक। ओके, चलिए अब आगे चलिए। तो इसी को हमको देखना है, जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा वह कैसे परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो क्यों परिवर्तित होगा। क्लियर। तो देखिए, सीधा सीधा मतलब जानते रहिए आप, सीधा सीधा मतलब आप जानते रहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। या आप ये भी कह लीजिए कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर उसका अणुभार बढ़ेगा, एटॉमिक मास अगर बढ़ेगा, एटॉमिक वेट अगर बढ़ेगा, अगर उसका एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो एटॉमिक वेट बढ़ने के कारण वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा। ठीक है। और एक बात यहाँ पे आपको जानना ये है कि जनक परमाणु, जैसे कहने का मतलब देखिए, CH4 से ही आपका बना होगा CH3Cl, इसी से बना होगा ना। कब बना होगा, जब यहां से हम CH4 की अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से, तब यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, CH3Cl मिल जाता है और प्लस यहाँ पे HCl आपका निकल जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो जनक कार्बन, यानी कि जो जनक हाइड्रोकार्बन होता है, जो जनक, अब देखिए इसके लिए क्या कहलाएगा, इसके लिए पिता कहलाएगा। एक इसका पिता कौन है, ये है, क्योंकि यह इसी से ही प्राप्त हुआ है। जो आपका CH3Cl है वो आपका CH4 से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, जनक। यानी इसका क्या बोला जाएगा, जनक हो जाए, यानी कि हो जाएगा, इसी ने इसको क्या किया है, जन्म दिया है, यानी कि इसी के द्वारा ही हम इसको प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, CH3Cl। अब देखिए इसका जो गलनांक होगा इससे कम होगा, इसका गलनांक जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, अधिक होगा। अब भैया ऐसा हम काहे कह रहे हैं, अब इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई कि जबकि यह इसी से ही तो प्राप्त हुआ है, जबकि यह इसी से ही तो प्राप्त हुआ है। अब भाई कोई पिता है, पिता से ज्यादा स्ट्रांग आपका बच्चा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन सा रीजन है कि यह आपका यानी कि स्ट्रांग हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको रीजन तो बताना ही पड़ेगा कि मेथेन से इसका जो आपका जो मेथिल क्लोराइड है उसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा है। कारण क्या है, रीजन क्या है, इसका कारण यह बा, यानी कि इसका जो कारण है वो कारण आपका यही है कि देखिए CH4 को अगर आप चेक करेंगे, इसका जो एटॉमिक वेट है आपको मिलेगा 16। कितना मिलेगा भैया, 16 मिलेगा। अब एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है, तो देखिए सभी एलिमेंटों का जो एटॉमिक वेट होता है वो अलग अलग होता है। तो सभी एलिमेंटों का एटॉमिक वेट को अगर हम
सम कर दें, योगफल निकाल दें, वो आपका जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का एटॉमिक वेट निकल जाता है। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका कितना होता है 12 होता है, यानी कि 12 होता है। और हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 12 और +4 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, इस आपको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 16। यहाँ पे जो इसका एटॉमिक वेट है वो कितना है 16 है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितना है इसका एटॉमिक वेट। यहाँ पे देखिए कार्बन का 12 हो गया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का कितना होता है एक, यानी कि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा। और जो Cl होता है उसका एटॉमिक वेट 35.5 होता है, कितना होता है 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट, यानी कि परमाणु भार किसका CH3Cl में Cl का। अभी सबको अगर आप ऐड करेंगे तो बताइए, देखिए चलिए हम ऐड कर दे रहे हैं, 12 3 15 मिलेगा और यहाँ पे 5 5 10 के 0 और यहाँ पे 3 1 4 और 1 5, यानी कि 50.5 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 50.5 मिलेगा। अब भैया ये बतावा ये 50.5 ज्यादा बा कि 16 यानी 16 ज्यादा बा, कौन ज्यादा बा 50.5 ज्यादा बा। एकर मतलब कहाँ निकलत हो, मतलब इसका मतलब यह है कि आप देख रहे हैं परमाणु भार बढ़ रहा है, तो परमाणु भार बढ़ने के कारण यहाँ पे जो गलनांक और क्वथनांक हो रहा है वो भी क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं कि परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार प्रोपोर्शनल होगा किसके, गलनांक और क्वथनांक के, गलनांक और क्वथनांक के। क्लियर भैया। देखिए अगर परमाणु भार बढ़ेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर परमाणु भार बढ़ा तो यहाँ पे हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको गलने के लिए और इसको भाप में यानी गैस में परिवर्तित होने के लिए। क्लियर हुई इतनी बात। क्या है परमाणु भार प्रोपोर्शनल हो जाएगा गलनांक और क्वथनांक के। जितना ज्यादा परमाणु भार बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर। और दूसरी बात क्या है, तो मान लीजिए पहली पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तब भी गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्या होगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तब भी वहां पे जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि लिख लीजिए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से गलनांक एवं क्वथनांक, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। यानी कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहां पे उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा बढ़ जाएगा, और वहीं भी अगर परमाणु भार बढ़ रहा है तब भी इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा सॉरी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब आपको मिटा रहे हैं, इसके बाद आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा। क्लियर। इसको हम रब करें। चलिए ओके। देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहां पे अगर हम ले लें CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया Br। एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 C, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने लगा दिया, चलिए
यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे CH2 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया, चलिए Br ले लिया। और तीसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, Br ले लिया। हमने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा। पहला CH3 CH2 ये आपका है, यहाँ भी Br लगा है। दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पे ये आपका H लिखा है, यहाँ भी हमने Br लगा रखा है। और तीसरा एग्जाम्पल हमने ये रखा है। अब किसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, अब ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगर आप चेक करेंगे कार्बन, यहाँ पे पहले देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया पहले वाले एग्जाम्पल में। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 हाइड्रोजन, यानी 5 कार्बन हो गया और 11 आपका हाइड्रोजन हो गया। अब दूसरा वाला जरा एग्जाम्पल चेक करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 3 8 3 11 2 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11 हाइड्रोजन इसमें भी है, 11 हाइड्रोजन और 5 कार्बन इसमें भी है दूसरे वाले एग्जाम्पल में। तीसरा वाला एग्जाम्पल अगर आप चेक करें, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है, तो 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 3 9 और 3 कितना हो गया, 3 3 6 3 9, तभी तो बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH2 रहेगा। 3 3 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे भी हो गया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि एटॉमिक वेट अगर बढ़ेगा, परमाणु भार अगर बढ़ेगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इन तीनों में देखिए क्या कोई परिवर्तन हुआ है एटॉमिक वेट में, परमाणु भार में? फार्मूला देखिए तीनों में सेम ही है, फार्मूला तीनों में सेम ही है। अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इसको C5H11 और Br। देखिए तीनों में सेम फार्मूला यूज हुआ है, इन तीनों में जो फार्मूला यूज हुआ है, यानी कि तीनों का जो फार्मूला है C5H11 Br ही है। तो सब में तो एटॉमिक वेट सेम न मिलने वाला है। अब इसका परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार तो इसमें सब में सेम होगा। अब इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा किसका, बढ़ेगा किसका, घटेगा, और इसका रीजन क्या है बढ़ने और घटने का। देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल का जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अबे हम कैसे कह रहे हैं इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा? देखिए हमने अभी यहां भी आपको बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाई हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। पहली पॉइंट हमने क्या लिखा था, एटॉमिक वेट के मैंने बताया था, एटॉमिक वेट अगर बढ़ेगा तब भी आपका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक वेट तो सब में सेम है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, चेक करिए, यहाँ पे देखिए इतना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है देखिए यहां से लेकर के यहां तक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहां से लेकर के यहीं तक है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखिए यहां से यहां तक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, पहले वाले एग्जाम्पल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए ये आ रहा है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इससे थोड़ा सा कम है, तो भैया इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। और इसका जो गलनांक और क्वथनांक है तीसरे वाले एग्जाम्पल का, उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। उसका एग्जाम्पल यानी उसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर।
तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया जाता है। ये सब एग्जाम यानी कि ये सब क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, वहां पे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है यानी हाई है और किसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है और क्यों, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। 2 पॉइंट हमने देखिए यहाँ पे बताया। पहले क्या बताया कि परमाणु भार अगर बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे परमाणु भार सब में सेम था। तो दूसरी कंडीशन लगाएंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे यानी उससे कम होगा और इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका गलनांक इसका सबसे ज्यादा, इसके बाद इसका हो जाएगा। सॉरी, क्लियर। ये हो गया आपका गलनांक और क्वथनांक। क्लियर हुआ इतना। चलिए बेटा इसको अब देखिए, आपको आखिरी टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़नी है क्या, कि क्रियाशीलता का क्रम यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम। अगली हेडिंग लगाएंगे क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए जो हैलो एल्केन है इसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा और क्यों, इसका रीजन क्या है। कि कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी टॉपिक होती है, लेकिन तो उसमें आपको यानी कि 3 क्वेश्चन उठता है। पहला क्या, यानी कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या, क्यों और कैसे। तो सबका जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्लियर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस केवल आप क्या करिए, इसको ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स अपना बनाते चलिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है अगर आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ करके और नोट्स बनाए हुए हैं, मेहनत से पढ़े हुए हैं तब। क्लियर। चलिए देखिए क्रियाशीलता का क्रम, यानी किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, किसकी क्रियाशीलता कम होगी। हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे, देखिए RF, उसके बाद हम लिखे यहाँ पे RCl, RBr और यहाँ पे RI। ये हमने एग्जांपल ले लिया। RF एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। अब देखिए जैसे जब यह रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें अगर हमको रिएक्शन करवानी है, इसको अगर हमको अभिक्रिया करवानी है किसी से, तो क्या होगा, देखिए ये जो बॉन्ड होता है वो टूटता है। नए बॉन्ड यानी कि पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है क्या होगा, ब्रेक होगा यानी कि टूटेगा। और टूटेगा तो यहाँ पे कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी नए बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कोई नया बॉन्ड यहाँ पे आपका बनेगा। तो देखिए इस बॉन्ड को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सभी बॉन्ड को यहाँ की, जैसे यहाँ पे आपका RF है, RCl है, RBr है और RI है, सभी को हमको तोड़ने के लिए समान ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। तो किसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी ज्यादा और क्यों देनी पड़ेगी, और किसमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी और क्यों कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको यहाँ पे आपको देखना है। देखिए जो R और F है, जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, सबसे हाई होती है। क्या होती है, सबसे हाई होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो साइज होती है यानी उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। फ्लोरीन का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो वेरी हाई होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है।
क्लियर। तो यहां पे देखिए आर और एफ, इसकी साइज छोटी है। साइज छोटी होने का मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो छोटा है। ये बॉन्ड जो है वो क्या है, छोटा है। अर्थात यहाँ पे दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है दोनों के मध्य, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। आबंध यहाँ पे छोटा है। उसके बाद यहाँ पे आए RCl में, इसका जो बॉन्ड होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। चूंकि यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, जो विद्युत ऋणात्मकता होगी, और यानी कि जो आपका फ्लोरीन है इससे क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, सॉरी थोड़ी सी कम होगी। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, फ्लोरीन से थोड़ी सी कम होगी। कम होगी तो यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। इसमें चलिए हम आपको एग्जाम्पल बता दें, दे दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड देखिए इतना बड़ा था, यहाँ पे बॉन्ड देखिए इतना बढ़ गया, और यहाँ पे जब हम आए तो बॉन्ड और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता घटी। और यहाँ पे जब हम आए तो ये जो बॉन्ड है ये आपका इतना घट गया, यानी इतना ज्यादा बढ़ गया बॉन्ड। बॉन्ड बढ़ने का मतलब दोनों की दूरी आपस में बढ़ गई। तो भैया एक बात बताइए, छोटे बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी कि बड़े बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी? अब सीधा सीधा एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे कोई छोटी लकड़ी है या कोई छोटा पदार्थ है, जैसे कोई छोटी स्टिक ले लीजिए आप, उसको तोड़िए। आप देखिए जैसे मार्कर है, इतनी यानी मार्कर इतना बड़ा आप क्या लीजिए, कोई स्टिक लीजिए और उसको आप तोड़िए, तब देखिए क्या महसूस होता है। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी बड़ी आप यानी कि जो स्टिक है थोड़ी सी बड़ी, इतनी बड़ी ले लीजिए, तब उसको तोड़िए। आप क्या देखते हैं, किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, छोटे वाले में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि छोटी वस्तु यानी कि जो छोटी स्टिक है उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, और ये जो बेचारा है ये आसानी से टूट जाएगा। और यही जो बॉन्ड है जितनी आसानी से टूटेगा, यही जो बॉन्ड है जितनी आसानी से टूटेगा, उसकी रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगी, यानी कहने मतलब वो अभिक्रिया करने की दर जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी जल्दी यह बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी वह अभिक्रिया करेगा, यानी उतनी जल्दी वह रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि जो Ri है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहने का मतलब साइज आयोडीन की क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है साइज क्या, यानी कि आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। वही फ्लोरीन की बात करें, इसकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ पे आपका बहुत ही छोटा होता है। इसको तोड़ने के लिए हम ज्यादा ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ेगी, और इसको तोड़ने के लिए उससे ज्यादा, इसको यानी कि इसको तोड़ने के लिए उससे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यहाँ पे और कम, यहाँ पे तो आपका बिल्कुल ही कम हो जाएगी ऊर्जा। तो यही रिएक्टिविटी आर्डर है। जितनी आसानी से बॉन्ड टूटता है वह उतने ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किस में टूटेगा, आसानी से Ri में। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए होगा। उसके बाद RBr होगा रिएक्टिव। उसके बाद जो तीसरे नंबर का सबसे आखिरी में आएगा आपका कौन होगा, RF होगा। ये बहुत कम ही रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे क्लियर हो गए। ये हो गया RF, इसकी रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद RCl होगा, उसके बाद RBr होगा, उसके बाद Ri होगा, यानी जो आयोडीन होगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका रिएक्टिव यानी क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम आपका ये है, और क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इसको हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा आप उसको मेहनत से पढ़िएगा। इसमें आगे आपके एग्जाम के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस केवल क्या करिए, आप इसका नोट्स बनाए रहिए, ठीक है। और नोट्स बनाए रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आपका आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे खुद ही आपको पल्ले पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया है और इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी मोनोहाइड्रोएल्केन का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण, इसका हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।